अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इंग्लैंड ने एक अहम ऐलान किया है। इसके साथ साथ जो प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड कुछ अहम आप लोगों के कमेंट हैं उसके आंसर दूंगा आपको, और बताऊंगा कि जो दोस्त प्री सेटलमेंट स्टेटस का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या ख़बर है। इसके बाद स्पेन में 25,000 यूरो तक के जुर्माने जो हैं वो कुछ लोगों को किए गए हैं, और आने वाले वक्त में भी काफ़ी लोगों को हो सकते हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद फैमिली बोनस देने वाला दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है, जो कि यूरोपीय यूनियन का ना सिर्फ मेंबर मुल्क है बल्कि शेंजन स्टेट भी है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि जो स्पेन की नेशनलिटी आप जमा करवाते हैं, जमा करवाने से लेके आपको पासपोर्ट मिलने तक का क्या ख़ास प्रोसेस है, जिस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, उस पर तफसीली बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपने उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड की ये जो अपडेट है ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस की गई है। इसका लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद स्पेन में जो 25,000 यूरो का जुर्माना है, इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वो आप ख़ुद रीड कर लेंगे। उसके बाद जो आखिरी दो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपके कमेंट्स के आंसर में दे रहा हूँ, और इस पे मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये दोनों मालूमात जो हैं इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से इंग्लैंड के प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में जो कमेंट आए कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वो लोग जिन्होंने जमा करवाए और उनको कोई यस और नो का अभी तक जवाब नहीं आया, उनको क्या करना चाहिए। और ये भी पूछा गया कुछ कमेंट में कि क्या उनके चांसेस हैं। यहाँ पे दोस्तों बताता चलूँ कि अगर हाई कोर्ट का फ़ैसला ना आता यूके में प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड, तो शायद जो वहाँ पे प्री सेटलमेंट स्टेटस लोगों को मिल चुका है और कुछ लोग वहाँ पे छोड़ के यूके से बाहर आ चुके थे और उन्होंने 6 महीने कंटिन्यूसली बाहर टाइम गुजारा, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती। अब उनको यही मशवरा है कि उन्होंने बिल्कुल भी यूके नहीं छोड़ना, जिन पे पहले ही ख़तरे की तलवार लटक रही है। जहाँ तक तल्लक है कि जिन लोगों ने जमा करवाए इधर उधर से डॉक्यूमेंट लगा के, या उन्होंने वहाँ के जो खस्तौर होते हैं, जो वहाँ पे आम ज़बान में उनको सोलिसिटर्स बोला जाता है, उनके कहने पे फ़ाइलें जमा करवाई और उन्होंने उनसे 1000, 1500, 2000 बल्कि इवन 3-3 हज़ार पाउंड और 5-5 हज़ार पाउंड भी उनसे वसूल किए, ये लालच देते हुए कि उनको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल जाएगा। असल में ये एक धोखा था। उनको भी मालूम था कि ये नहीं मिलेगा, उनके मालूम था ये जो प्रूफ जारी लग रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं इन पे काम होगा, क्योंकि ऐप का सिर्फ काम था कि प्रूफ आपने वहाँ पे अपलोड किए और उसने यस का आंसर दे दिया कि आपके तमाम प्रूफ जमा हो चुके हैं। लेकिन बाद में जब इंक्वायरी होती है तो उसमें वो तमाम के तमाम रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो तमाम के तमाम प्रूफ जो थे वो असल नहीं थे। जब उनकी इंक्वायरी की गई, उनकी वेरिफिकेशन की गई तो वो जाली साबित हुए। इस वजह से उनके चांसेस तो इंतहाई कम हैं और उनको बिल्कुल भी जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस मिलने का चांस नहीं है। और जिनका बिल्कुल भी आंसर नहीं आया उनके लिए भी यही है कि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अगर उनको आंसर नहीं आया तो एक किस्म का उनके लिए भी प्रॉब्लम ही है, उनको भी प्री सेटलमेंट स्टेटस ना मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद जो वहाँ पे यूरोपियन रह रहे हैं उनके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त रूल रेगुलेशन लेके आ रहे थे, वो तो अदालत ने मुदाखलत की जिसके बाद अब उनको सेटल स्टेटस मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड ने क्या नया ऐलान किया है। ये प्राइम मिनिस्टर ने नया ऐलान किया, पूरी दुनिया में इंग्लैंड के जितनी एम्बेसीज और कौंसलेट हैं उन्होंने अपनी शॉर्ट नोटिस पे जो अपनी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस, वो बढ़ा दी है। यहाँ तक कि जो स्किल्ड वीज़ा फ़ीस थी वो तकरीबन 700-800 यूरो थी, उनको बढ़ा के जो है वो डबल कर दिया गया है। कुछ फ़ीस जो थी जो कि नॉर्मल फ़ीस होती है, यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इंग्लैंड में 2 कैटेगरीज़ की फ़ीस है। एक फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वीज़े की जो है वो 80 है या 800 फ़ीस है या 700 फ़ीस है, यही फ़ीस अगर आप नॉर्मल जमा करवाते हैं तो आपको 3 से 4 महीनों में वीज़े का जो है वो जवाब मिलेगा। यही फ़ीस अगर आप ट्रिपल जमा करवाते हैं तो उस पे आपको 24 घंटों में, 48 घंटों में, इस तरह की स्कीमें भी यूके ने काफ़ी अरसे से लॉन्च की हैं। तो
तो उनको इतनी बड़ी जो है वो रकम अदा करना पड़ेगी अगर वो जल्दी आंसर अपने वीज़े प्रोसेस का चाहते हैं। इस कैटेगरी में भी जो है उन्होंने फ़ीसें बढ़ा दी हैं, जो इमरजेंसी कैटेगरी है उन कैटेगरी में भी बढ़ा दी हैं, जो नॉर्मल है उस कैटेगरी में भी बढ़ा दी हैं। इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो आपको नीचे लिंक में भी मिल जाएगी, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेन में 25,000 यूरो तक के जुर्माने किन लोगों को हुए हैं और किन लोगों को हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी असिंदे की, कि असिंदे ने अनाउंस किया कि अगर आप अपनी बैंक में कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसका हुकूमत को इल्म नहीं होता और बाद में पता चलता है वो जो एक्टिविटीज़ है वो लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी कि आपने उसको लॉ को फुलफ़िल नहीं किया उन एक्टिविटीज़ के दौरान, तो आपको जुर्माना हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो एक्टिविटी आपने कौन सी की है। ऐसी एक्टिविटी अगर करते हैं जिसमें बड़ी बड़ी रकमें जो हैं आप ट्रांसफ़र करते हैं या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है बाहर से, और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता कि ये रकम किसने भेजी और क्यों भेजी और इसका क्या आपके साथ कनेक्शन है, तो फिर आपको ये जुर्माना कन्फर्म होगा। इसी तरह की एक्टिविटी जो है कुछ लोगों ने अंजाम दी, अब उनको 25-25 हज़ार यूरो के जुर्माने आए हैं। यही वजह है कि आपको वाज़े तौर पे बताया गया है कि आपने कितनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कितनी ट्रांसफ़र आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये याद रखें कि आप एक वक्त में 6,000 यूरो से बड़ी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो भी अगर कि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो, वरना आपको असिंदे की कॉल आ सकती है। उसके बाद एक ही वक्त में आप 3,000 यूरो की जो पार्टिकुलर अकाउंट है, जिनका बिज़नेस नहीं है, जिनका नॉर्मल अकाउंट है, जैसे आप नॉर्मल जॉब करते हैं आपका अकाउंट, आप 3,000 यूरो से ज़्यादा ट्रांसफ़र ना कर सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद कुछ नई अपडेट्स भी असिंदा जो है वाज़ेह करने जा रहा है, जैसे उस पर नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहरहाल एक बात आपने जहन में रखनी है, अगर आप आज ये भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो सिंधा किसी वक्त भी आपकी बैंक से पूछ सकता है। यही वजह है कि बैंक भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं और वो भी आपकी भी ट्रांसफ़र पे आपको बुलवाते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये ट्रांसफ़र आपकी कहाँ से आई या कहाँ आपने की। तो इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब आपके पास ज़बानी नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट की सूरत में होनी चाहिए कि आपने क्यों भेजा, किसको भेजा, उसका मकसद क्या था, आप क्या बिज़नेस करते हैं तो उसका प्रूफ कि आपने बिज़नेस की मदद में भेजा। अगर ऐसे के प्रूफ होते हैं आपके पास फिर तो आपको कोई भी मसला नहीं है। अगर आपके पास ऐसे प्रूफ नहीं होते तो फिर किसी वक्त भी असिंदा आपको बुला सकता है और आपको जुर्माना कर सकता है। इस वजह से एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे जब से सहूलिया सोशल और असिंदा ने आपस में इत्तेहाद किया है और ये दोनों के सिस्टम एक हुए हैं तब से। फैमिली बोनस देने वाला दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है जहाँ पे फैमिली बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलते हैं? हमारे जहन में अमूमन तौर पे इंग्लिश कंट्रीज़ आती हैं, इंग्लैंड आता है, अमेरिका आता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, और हम समझते हैं कि वो मुल्क जो हैं वो सबसे ज़्यादा फैमिली बेनिफिट्स देते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा फैमिली बेनिफिट सिस्टम जहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है और वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वो मुल्क है डेनमार्क। डेनमार्क में फैमिली बेनिफिट्स देने के लिहाज से नंबर 1 दुनिया का मुल्क है। ये ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है बल्कि ये शेंजन स्टेट भी है। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लोगों की और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पे स्किल्ड वर्कर को बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई स्किल है और साथ साथ यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की भी आपके पास नेशनलिटी है तो आप डेनमार्क में जाके मूव हो सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ, EU कार्ड पे वो एक्सेप्ट नहीं करते। EU कार्ड पे आप डेनमार्क में काम नहीं कर सकते ख्वाह आपके पास किसी भी शेंजन मुल्क का EU कार्ड हो। अब बात करते हैं आखिर में कि स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाने से पासपोर्ट मिलने तक का क्या प्रोसेस है। जब आप अपनी नेशनलिटी जमा करवा लेते हैं, जैसे आपकी नेशनलिटी पास होती है उसके बाद आपके पास पहला मरहला होता है आपने अपनी खुरामिनतो करवानी है। खुरामिनतो अगर आप रजिस्टर सिविल में करवाते हैं तो आपको मैक्सिमम चंद दिनों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है या चंद हफ्तों में। अगर आप नतारियों के ज़रिए करवाते हैं तो आपने जहन में रखना है 3 से 4, 5, 6 महीने तक भी आपको
जो है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके रजिस्टर सिविल पे और वहाँ पे इमिग्रेंट्स का कितना रश है, उस लिहाज से आपको वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक अगर रजिस्टर सिविल 2 दिन में दे रही है तो दूसरी रजिस्टर सिविल भी 2 दिन में दे रही है। नतारियों के ज़रिए जो आपने खुरामंदो करवानी है वो नॉर्मली टाइम लेती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इस वजह से ये भी आपने जहन में रखना है। लेकिन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि रजिस्टर सिविल में टाइम नहीं मिल रहा तो नतारियों के ज़रिए जो है वो अपनी खुरामंदो करवा रहे हैं। जैसे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, कोई और तीसरा काम आपके ज़ुम्मे नहीं है, सिर्फ आपने उस बर्थ सर्टिफिकेट को लेना है। किसी भी पुलिसिया नेशनल कमिसारिया का आपने सीता निकालना है, वो ज़रूरी नहीं कि आपके एरिए का हो, किसी जगह का भी हो सकता है। आपने अपना पदरोना मिनतो ताज़ा तरीन लेनी है और अपनी पुरानी नी, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट वो लेना है और आपने वहाँ चले जाना है और आपने वहाँ पे फिंगर दे के अपनी दिनी और आपका जो पासपोर्ट है स्पेनिश वो उसी दिन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास तरखेता नमरोसा खिनराल या तरखेता नमरोसा स्पेसियल है तो फिर आपसे €1 भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अदरवाइज़ तकरीबन दोनों की फ़ीस मिला के तकरीबन €80 के करीब बनती है जो आपको पे करना पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।